अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। दैट स्टार्ट्स विद द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? सिंपल वर्ड का मतलब पता क्या होता है? कार्डियक का मतलब है रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट का जो साइकिल होता है रिदमिसिटी वाला, वो किस तरह से टेक प्लेस होता है, और इसके सेल्स को आपने याद रखना है, मायोजेनिक कहते हैं। मायोजेनिक सेल होते हैं हार्ट के, ठीक होगा जी। यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड कह लें, सेल्फ रेगुलेटेड कह लें, ठीक हो गया। यानी कि स्टिमुलस अपने आप आ रही होती है। तो इसकी एक्चुअल में ना कार्डियक साइकिल की 3 फेजेस हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, एक को कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक को हम कहते हैं डायास्टोल। जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर डायास्टोल कंसिडर किया जाता है। हम कहते हैं एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और ये होती है 0.2 सेकेंड्स के लिए। इसी तरह जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये ब्लड को आयोटा में या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेज देती हैं, ठीक हो गया। अब इसके ज़रिए क्या होता है कि ब्लड जो होता है लंग्स को भी ऑक्सीजनेशन वाले, मतलब जो राइट साइड में होती हैं, राइट वेंट्रिकल से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, सॉरी वो अर्टिक ट्रंक, बेस ऑफ द ट्रंक पे जा रहा होता है और अर्टा में चला जाता है और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है 0.4 सेकेंड्स के लिए। और आपको एक बात बताना चलो बड़े मज़े की, वेंट्रिकल का जो मैस होता है, उसकी जो लेयर की थिकनेस होती है ना, वो हम कहते हैं कि 3 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया, ठीक हो गया। और स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि इसने पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है। इसी तरह जब एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, इसको हम कहते हैं कि 0.2 सेकेंड्स के लिए होता है। और ये टोटल ओवरऑल कार्डियक सेंटर आपका, सॉरी कार्डियक साइकिल आपका 0.8 सेकंड तक होता है, और इसमें 0.15 सेकंड का आराम भी कर लेता है हार्ट। मतलब इसके बाद हर 0.8 सेकंड के बाद इतना आराम भी कर लेता है हार्ट और दोबारा से पंपिंग स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंट हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक हो गया। और वेसल्स की जो स्टडी को हम कहते हैं एंजियोलॉजी, हो गया एंजियोलॉजी। अब हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वैसे आपको पता होना चाहिए ब्लड वेसल होती कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो जो आर्टरीज होती हैं वो टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए, ए से आर्टरी और ए से अवे, ये वाली बात आपने याद रखनी है कि आर्टरीज हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं। इस तरह वेन्स हैं, टेक ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक हो गया। और ये क्या करती हैं? ये लिंक आर्टरीज विद वेन्स। फंक्शन देख लें, फंक्शन ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ये वाली बात याद रखिए। देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ना, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं और वो लंग्स की तरफ लेके जाती हैं ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, ठीक हो गया। और जो वेन्स होती हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक हो गया। जो कैपिलरी होती हैं वो मिक्स्ड ब्लड को मतलब उनकी ट्रांसपोर्ट वगैरह और कैरी करवाना होता है। वॉल्व्स बेस ऑफ आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक पे मौजूद होते हैं। यानी कि सिर्फ 2 ही ऐसी आर्टरीज हैं जिनकी बेस के ऊपर वॉल्व्स हैं, बाकी आर्टरीज में नहीं, ठीक हो गया। वेन्स के अंदर तो हर वेन के अंदर मौजूद होते हैं वॉल्व्स, जो कि बैक फ्लो से प्रिवेंट करते हैं, ठीक हो गया। और कैपिलरीज के अंदर कोई वॉल्व नहीं होता, तो ये बात आपने याद रख ली। ब्लड प्रेशर की बात करें बच्चों, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने याद रखनी है। ब्लड प्रेशर हम कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स पर यूनिट एरिया, मतलब जितनी फोर्स जो ब्लड पड़ा हुआ है आपकी ब्लड वेसल के अंदर, वो कितनी फोर्स लगा रहा है ब्लड वेसल के ऊपर, दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लो क्या है? जो वॉल्यूम पर सेकेंड है, यानी कि हम कहते हैं एक स्पेसिफिक एरिया से जितना वॉल्यूम 1 सेकंड में गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्लो, उसको हम फ्लो कहते हैं। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो ब्लड प्रेशर हाई कहाँ पे होगा? जिसके करीब हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ना वहाँ पे ब्लड मूव कर रहा है, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में, वेन्स में कम होता है और कैपिलरीज में फॉलिंग होता है। पल्स की अगर बात करें तो पल्स आर्टरीज के अंदर देखी जाती है और नॉर्मली आपकी रेडियल आर्टरी के जरिए मोस्ट कॉमनली आपकी देखी जाती है। जो आप नब्ज चेक करते हैं बाजू पे, तो रेडियल साइड पे, रेडियस चूँकि आपके लेटरल साइड पे, लेटरल साइड का मतलब होता है बाहर वाली साइड, और वेन्स जो होती हैं
उनके अंदर पल्स नहीं देखी जाती और ना ही कैपिलरीज के अंदर देखी जाती है। रेट ऑफ द ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो का रेट यहाँ पे देखें 400 to 500 mm पर सेकेंड। देखिए mm पर सेकेंड जो होता है ना, एक्चुअल में ये mm नहीं है, सॉरी ml होना चाहिए क्योंकि मिलीलीटर है ना। तो हम कहते हैं 400 to 500 मिलीलीटर पर सेकेंड। और वेन्स में ये इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि जब छोटी वेन्यूल्स कहते हैं ना उनको, तो जब उन वेन्यूल से वेन्स बन रही होती हैं तो ये इंक्रीज कर रहा होता है ब्लड फ्लो, और इसमें कम होता है 1 मिलीलीटर पर सेकेंड। लेयर्स की अगर बात करें, लेयर्स अच्छा याद रखना है आपने कि आर्टरीज की ना मिडल लेयर थिक होती है, ठीक हो गया, और जो होती है ना वेन्स, उसकी आउटर लेयर थिक होती है। अब इनके 3 नाम भी होते हैं जो फेडरल में लिखे हुए हैं। एक हम कहते हैं टूनिका एडवेंटिशिया जो एक्सटर्नल होती है, एडवेंटिशिया, और टूनिका मीडिया दरमियान वाली को कहते हैं, और टूनिका इंटीमा अंदर वाली को कहते हैं। तो ये 3 आपने याद रखनी है, ये आउटर, ये मिडल और ये इनर। अच्छा अब इसमें मिडल लेयर जो होती है ना वो ज़्यादा, यानी कि मीडिया इसमें ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स की एडवेंटिशिया ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। ये वाली बात भी समझ आ गई। और ये बेचारी तो होती है 1 सेल थिक है ना, इसकी तो बात ही ना करें। एक्सचेंज की अगर बात करें, नो एक्सचेंज आर्टरीज क्योंकि मोटी बड़ी हैं, वेन्स नो एक्सचेंज, एक्सचेंज सिर्फ कैपिलरीज करवाती हैं। बोर की अगर बात करें तो बोर स्मॉलर होता है, छोटा होता है आर्टरीज। आगे हम डायग्राम भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखें स्मॉलर और लार्जर का डिफरेंस। यहाँ पे आपको बोर जो आर्टरी का है ना, वो बोर हम कहते हैं ल्यूमेन को, बड़ी है, ये छोटी है, और इसमें ये देखिए कितना बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये आउटर लेयर है एडवेंटिशिया जिसको मैंने कहा, ये मिडल है जिसको मैंने मीडिया कहा, और ये है इंटीमा छोटी सी। अब ये देखिए इसमें सबसे बड़ी है मीडिया। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे मीडिया नहीं है इतनी, लेकिन ये जो है ना यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल साइज दिखाया हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा होता है, यानी कि एडवेंटिशिया सबसे ज़्यादा होती है, और ये बेचारी होती 1 सेल थिक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल के साथ लिंक्ड डिजीजेज हैं, तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम देखते हैं पहले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या थ्रोमा, जिनको हम कलेक्टिवली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसिस है, और इस तरह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ठीक है। और उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सेरिब्रल इन्फेक्शन, ये सारी रिलेटेड हैं ब्लड वेसल्स के, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, यानी कि एंजियोपैथी भी कह सकते हैं ना, एंजियो ब्लड वेसल और पैथो जो वर्ड होता है ना एक्चुअल में पैथोलॉजी, तो हम डिजीज़ के लिए, डिजीज जो ऑर्गन नॉर्मल नहीं होते उनके लिए यूज़ करते हैं। अब देखें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाए इकट्ठी, तो उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए सिंपल सी बात ये है, हम कहते हैं कि अगर हार्डनिंग हो जाए ना, वॉल्स हार्ड हो जाती है, इसको कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि सेक्लराइड्स टिश्यूज में ज़्यादा होना शुरू हो चुके हैं। और एथेरोमा जो होता है ना, ये एथेरोमा जो होता है, ये समझ लें कि उसकी नर्विंग हो गई है किसी तरह से, कोई उसके अंदर समझ लें कि कोई सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं, तो ये जब दोनों कंडीशन आ जाती हैं कि वॉल एक तो हार्ड हो चुकी है और दरमियान में कोई सॉलिड पार्टिकल आ गया, तो ये होती कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हार्डनिंग एंड नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल को कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रोल इंक्रीज करती है, काज बोर साइज डिक्रीमेंट ऑफ कोर्स और लेस इलास्टिसिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। जाहिर है आपका पैसेज रुका पड़ा है, तो ऑफ कोर्स आपका ब्लड का जो फ्लो होगा ऑफ कोर्स वो भी इससे इफेक्ट होगा, ठीक हो गया। देखिए इससे ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, लेकिन देखिए ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसका प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाली बात आपने याद रखनी कि ब्लड फ्लो तो कम होता है लेकिन ब्लड प्रेशर राइज करता है। थ्रोम्बोसिस क्या होती है, थ्रोम्बस का बनना, और थ्रोम्बस हम कहते हैं सिंपल ब्लड क्लॉट को, ठीक हो गया। क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल हो जाती है, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, और थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट को कहते हैं। इसकी कॉज क्या हो सकती है, इरिटेशन, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल की कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर डिक्रीज ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो कम होता है ना, तो एक्चुअली में ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं जो वेसल की इरिटेशन करवा सकते हैं, इस वजह से आपको थ्रोम्बोसिस हो सकती है। या वही ब्लड के वेसल के अंदर जो सिर्फ ब्लड है वही क्लॉट करवा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्लॉटिंग प्रोटीन होती है ना। फिर आपने फिब्रिनोजेन पढ़ी थी, निमोनिया, टीबी, एम्फीसीमा, कोई भी इसमें डिजीज हो जाता है तब भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो आपका थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन रुक जाता है। नेक्स्ट जो बात है दैट इज द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए इम्बोलस हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, मूवेबल थ्रोम्बस,
तो मूवेबल थ्रोम्बस इज कॉल्ड इम्बोलस। ठीक हो गया, जब ये थ्रोम्बस मूव कर सकता है इसको इम्बोलस कहते हैं, और इस कंडीशन को थ्रोम्बो इम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये रिड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से। अगेन सेम बात ही है, लेकिन सिर्फ जैसे आप पढ़ते हैं ना बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फ़र्क होता है, बिल्कुल इसी तरह से थ्रोम्बो इम्बोलिज्म का भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्यूमर एक ही जगह पर रह रहा है दैट इज मैलिग्नेंट, इसी तरह अगर ब्लड क्लॉट एक ही जगह पर रह रहा है तो दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बस, और अगर वो मूव करके जा रहा है तो इम्बोलस। इसी तरह से अगर वो मूव करके जा रहा है, सॉरी बिनाइन, जब वो एक जगह पर रह रहा है तो बिनाइन है, और जब मूव करके जा रहा है तो वो मैलिग्नेंट है। सिंपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक को कहते हैं, सिंपल अल्फाज। मायो, देखिए यहाँ से वर्ड है मायो, मैंने कहा था ना मायोजेनिक वर्ड है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हम कहते हैं असल में उसका ब्लॉक हो जाए। तो इसकी अपनी जो आर्टरीज होती है ना, देखें जब हार्ट अयोटा में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो अयोटा के बाद तो चाहिए भी, तो अपनी भी एक्टिविटी के लिए जो भी है एक ऑर्गन है तो उसको चाहिए ना अपने सेल्स के लिए, तो वो ऑक्सीजन लेती है कोरोनरी आर्टरीज के, ठीक है। तो उनके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो अल्टीमेटली लॉस ऑफ एटीपी हो जाएगा और मसल मरना शुरू हो जाएगा। नो न्यूट्रिएंट सप्लाई, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। नेक्रोसिस हम कहते हैं बाई चांस डेथ को, यानी कि किसी ना किसी कोई ना कोई कॉज की वजह से जो डेथ और अटैक हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा रहेगा। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल को कम करें, इससे भी आपकी ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सेरिब्रल इन्फेक्शन सिंपल ये है कि अगर आपकी ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई ब्लॉक हो गया तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल इन्फेक्शन, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का अगर हम इंट्रो की बात करें, हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। सिंपल सी बात, इसका क्या मतलब है कि आपकी जब ब्लड नॉर्मली मूव कर रहा होता है ना, ठीक है, जब ब्लड मूव कर रहा होता है तो ये बड़े प्रेशर के साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है। जब ये कैपिलरी के लेवल पे एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स इसमें से गुजर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स वगैरह गुजर सकती हैं, और बाज़ कंडीशन में फैट्स वगैरह इसमें से गुजर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें से पास कर सकते हैं। अब पास करने के बाद देखें बेटा वापस आने के लिए उनको प्रेशर कौन देगा, कोई भी नहीं होता। तो वो क्या करती हैं बेचारी, इधर तो वॉल पोर्स छोटे हैं तो वो इधर नहीं आ सकती। अब वो क्या करती हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ जाती हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वॉल्स के अंदर पोर बड़े होते हैं, इसमें से ये आ सकते हैं, और उनके अंदर ना बैक फ्लो के लिए रोकने के लिए वॉल्व्स भी लगे होते हैं। अब अल्टीमेटली ये फिर ड्रेन कर देती हैं आपकी सर्कुलेशन को, ठीक हो गया। और इसके अंदर मूवमेंट की वजह होती है आपकी एक्टिविटीज़, आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका उतना जो फ्लूइड रिटर्न होता है ना वापस ब्लड की तरफ, वो अच्छा हो जाता है, और ऑलमोस्ट 3 लीटर डेली होता है ये। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। लिम्फ, इसमें इसका सिंपल जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कहते हैं। सिंपल ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन आप मतलब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती हैं समझ लें, और इसके अंदर इतनी प्रोटीन नहीं होती। इसको हम ज़्यादा सिमिलरिटी देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक हो गया। तो सिंपल ये है कि जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है उसका नाम रख दिया और लिम्फ। इस तरह आप अगर ऑफिस में है तो आपका नाम सर है या बॉस हैं आप, इस तरह जब घर में आएंगे तो घर में तो बॉस नहीं है ना, आपको बाई नेम पुकारा जाएगा, आपके बच्चे आपको पापा या आपके बहन भाई, तो इस तरह से होता है, ठीक हो गया। लिम्फ इसी को कहते हैं ट्रांजिट बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक हो गया जी। यानी कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो ब्लड से आ रहा है उसको वापस ब्लड में लेके जा रहा है, तो ट्रांजिट है। इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम, कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लाइंड एंडेड होती हैं, मतलब इनके ना एंड नहीं होते, इनके अंदर ऐसे ही होता है, सिंपल ऐसे, यानी कि इनकी ऐसा मूवमेंट होती है, थोड़ा सा प्रेशर राइज करता है और इससे ये एंटर हो जाता है, और ऐसे होती है ना एक्चुअली ऐसे। तो जब ये ओपन होगी, ये इस फॉर्म में आएगी तो इसके अंदर मटेरियल पास कर जाता है, ये इस तरह से होती है। ब्लाइंड एंडेड होती है, मोर इंटरसेलुलर स्पेसिस दैन ब्लड कैपिलरी, ये बात मैंने बता दी, इसी वजह से तो बड़े मॉलिक्यूल इसी में एंटर होते हैं, लाइक फैट्स वगैरह। नोड्स क्या होते हैं, अच्छा लिम्फेटिक सिस्टम में ना ये मतलब इस तरह के ट्यूब्स के बाद ना एक इस तरह का रीजन आता है, इसके अंदर काफ़ी लिम्फोसाइट्स बने हुए होते हैं, ठीक हो गया, पड़े हुए होते हैं, स्टोर्ड हुए होते हैं, तो उसको लिम्फोसाइट उसको नोड कहते हैं एक्चुअल में। कनेक्टिव टिश्यू होता है और लिम्फोसाइट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल कि हमारी बॉडी में किन लोकेशन पे, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, नेक पे, एक्जिला पे और ग्रोइन पे, ठीक हो गया, नेक, एक्जिला एंड ग्रोइन के ऊपर। और लिम्फॉइड मैसेज क्या होते हैं, हम कहते हैं लिम्फॉइड मैसेज जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, और लिम्फोसाइट्स
ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। स्टोर कहाँ पे होते हैं लिम्फोसाइट्स? नोड में, लिम्फ नोड में। लेकिन बनते कहाँ पे हैं? लिम्फॉइड मैस के ऊपर या मैस के अंदर, जिस तरह थाइमस है, स्प्लीन है, टॉन्सिल, एडिनोइड्स वगैरह है। इसके बाद हम बात कर लें इसकी डायग्राम की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल हैं एफरेंट, ब्लड वेसल कह रहा हूँ सॉरी, लिम्फेटिक वेसल्स एफरेंट आने से, ठीक है, ए से आना और ए से एफरेंट। इसके बाद ये लिम्फ नोड है प्रॉपर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारा अभी इसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपने देखना नहीं है। इसमें क्या होते हैं, सिंपल आपने ये याद रखना, लिम्फोसाइट्स होते हैं और उसके बाद इसके अंदर से वेसल गुजरती है, एक बाहर निकलती है, इसको इफरेंट, ई से एग्जिट और ई से एफरेंट। ये वाली बात आप याद रख सकते हैं कि मैनी एफरेंट आ रही और एक इफरेंट रिमूव हो रही। अच्छा, इसके बाद इसका देख लें कि लिम्फ बनता कैसे है। सिंपली हम कहते हैं जी, लिम्फ बनता है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? कैपिलरी में, कैपिलरी से वेसल्स में, वेसल्स कैपिलरी एक ही चीज़ है। उसके बाद नोड्स में, फिर लिम्फेटिक डक्ट में, बड़ी होती है डक्ट, और फिर लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, ठीक हो गया। और अल्टीमेटली आपके वेन्स के अंदर आ गए, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो गया। अब इसकी बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इन द लैक्टील ऑफ द विलाई फंक्शन की बात है। लैक्टील एक्चुअल में ना हम कहते हैं जो विलाई होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसके अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक ट्यूब पड़ी है ना, सिंपल, वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं कि वो लैक्टील है, ठीक हो गया। और एब्जॉर्प्शन हो जाती है, काफ़ी जो बड़े फैट्स होते हैं ना उनकी एब्जॉर्प्शन होती है इसके अंदर, फिर वो फैट्स के साथ कुछ प्रोटीन्स को मिला के ना लिपोप्रोटीन बनाई जाती है और फिर उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो रिटर्न ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्रोटीन टू ब्लड, मतलब प्रोटीन वगैरह भी ब्लड के अंदर वापस इस सिस्टम के जरिए आ जाती हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म बाय लिम्फोसाइट, यानी कि ये इम्यूनिटी भी दे रहा है हमें। इम्यूनिटी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। तो इसमें अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद है, इसका मतलब है ये इम्यूनिटी के तौर पे भी काम कर रहा है। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। और नोड फिल्टर लिम्फ एज स्प्लीन फिल्टर ब्लड, इसका क्या मतलब है? इसका बात सिंपल सी बात ये है कि जिस तरह आपकी स्प्लीन है ना, वो ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें कोई गंद शंद होता है तो उसको ख़त्म करती है। नोड इस तरह, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, कोई बुरी चीज़ आएगी तो उसको नहीं आने देगा। अब हम बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम इज आवर लास्ट टॉपिक। क्या मतलब है जी? इम्यूनिटी किसको कहते हैं? हम कहते हैं कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी बात यह है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी या कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिफेंस लाइंस काफ़ी सारी होती हैं। नॉर्मली हम कहते हैं 3 डिफेंस लाइंस होती हैं। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिहाज से हम बात करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फिजिकल बैरियर, ये फर्स्ट है जी, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं सेकंड ये है फैगोसाइट्स और थर्ड है लिम्फोसाइट्स। अब देखिए फिजिकल बैरियर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि जब कोई भी डिजीज़ होने से पहले या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने से पहले हमारी जो फिजिकल बैरियर है वो है स्किन, तो वैक्ट हमारे टीयर्स और जो स्टमक में HCl के प्रोडक्ट, ये सारी क्या है? फिजिकल बैरियर। म्यूकस फॉर्मेशन भी इसी में आ जाती है। और इसी तरह से हम कहते हैं फैगोसाइट्स सेकंड लाइन है, इसमें न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं, जो कि जब वो ब्लड वेसल से बाहर निकलते हैं तो वो मैक्रोफेजेस में चेंज होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट्स वो मैक्रोफेजेस में बदल जाते हैं और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब हम 2 लाइन आर इनलेट। अच्छा, ये वाली दोनों लाइन जो होती हैं हर बंदे में होती है, नेचुरल है। लेकिन लिम्फोसाइट्स वाली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ये एक्वायर्ड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इनेट नहीं होती। लिम्फोसाइट्स इनेट का मतलब है मतलब ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है इसकी, और ये स्पेसिफिक होती है, यानी कि काफ़ी स्पेसिफिकेशन हम कहते हैं स्पेसिफिक एरिया के ऊपर या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है। लेकिन अब 2 फिजिकली मार सकती है। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं लिम्फोसाइट्स के। एक्चुअली हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स 2 तरह के, टी और बी। तो टी लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? थाइमोसिन, ठीक हो गया। और इस इम्यूनिटी का नाम होता है सेल मीडिएटेड, ठीक हो गया। अब बी लिम्फोसाइट्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा क्लोन की प्रोडक्शन करते हैं, प्लाज्मा क्लोन की एंटीबॉडीज बनाते हैं और इस रिस्पॉन्स को ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं। आप इसको बाप से भी याद रख सकते हैं। बीटा सेल्स एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक हो गया, और प्लाज्मा क्लोन करते हैं, डन। उसके बाद आप इसको बी को HB हीमोग्लोबिन, HB बहुत ही कॉमन है, हीमोग्लोबिन को कहते हैं, जो है हम कहते हैं कि बी सेल्स ह्यूमरल रिस्पॉन्स, वेरी सिंपल। अच्छा, अब एंटीजन को ना हम पैथोजन भी कहते हैं, इम्यूनोजिन भी कहते हैं।
और एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, ये वाली बात याद रखनी है। और अगर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के अंदर ना 4 चीज़ें हैं। 2 को हम कहते हैं लाइट चेन और 2 को हम कहते हैं हैवी चेन। ठीक हो गया। अब इसकी जो 2 लाइट चेन हैं और 2 हैवी चेन, ये आपस में भी डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए से कनेक्टेड हुए हैं। एक सल्फाइड ब्रिज होता है, हम कहते हैं 2 सल्फाइड ब्रिज टोटल हैं, मतलब लाइट और हैवी के दरमियान और 2 ही लाइट्स के दरमियान। अब इसके जो पोर्शन होते हैं, कांस्टेंट पोर्शन नीचे वाला होता है और वेरिएबल पोर्शन अबव वाला होता है। मतलब वेरिएबल का मतलब है जिस तरह की एंटी चेन आएगी ना, ये एंटी